आपके साथ हूं मैं नेहा बाथम। बुलेटिन की शुरुआत इशरत जहां पर हेडली के उस खुलासे के साथ करेंगे जिस पर देश में सियासी घमासान मच चुका है। इशरत जहां के बारे में हेडली ने आज मुंबई की कोर्ट में कह दिया कि उसे इस बात की जानकारी मिली थी कि इशरत लश्कर की आत्मघाती आतंकी थी। सबसे पहले आपको दिखाते हैं कि हेडली ने आज इशरत पर कोर्ट में क्या क्या कहा। लश्कर में महिला आत्मघाती है? नहीं। वहां कोई सुसाइड बॉम्बर है? नहीं। मुजम्मिल भट्ट ने भारत में किसी ऑपरेशन के बारे में बताया था? हाँ, वो भारत में पुलिस के साथ शूटआउट के बारे में था, मुझे याद नहीं है। क्या ज़कीउर रहमान लखवी ने ऑपरेशन फेल होने के लिए मुजम्मिल को जिम्मेदार ठहराया? नहीं, उसने जिम्मेदार नहीं ठहराया। लखवी ने ऑपरेशन का जिक्र किया था। बाद में मुजम्मिल ने मुझे बताया कि उसने लश्कर के आतंकी की बात की जो एनकाउंटर में मारी गई। मैं 3 नाम दूंगा, याद करो महिला रिक्रूट कौन थी? वो इशरत जहां थी। डेविड कोलमैन हेडली से पूछताछ कर रहे हैं सरकारी वकील उज्जवल निकम। डेविड हेडली के इस खुलासे के बाद उज्जवल निकम ने क्या कुछ कहा, सुनिए। कि लश्कर के फीमेल सुसाइड बॉम्बर कौन कौन है, उस आधार पर मैंने 3 वुमेन के नाम बताए। पहली वुमेन का नाम बताया नूरजान बेगम, दूसरा नाम हमने बताया कि इशरत जहां, और तीसरा नाम हमने बताया कि मुमताज बेगम। नूरजान, इशरत जहां और मुमताज। तो उसने तुरंत कहा कि इशरत जहां ये नाम मैंने सुना था और पुलिस के चकमक में मारी गई थी, इसलिए मुजम्मिल भट्ट को ज़कीउर रहमान लखवी कोस रहा था। ये बात उसने आज बताई। हेडली के खुलासे के बाद देश में सियासी हड़कंप मच गया है क्योंकि 2004 में गुजरात के मुख्यमंत्री और वर्तमान में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ साजिश रचने के आरोप में इशरत जहां पर यह आरोप लगा था और एनकाउंटर के बाद उस पर सवाल उठाए गए थे। ऐसे में अब बीजेपी को हेडली के बयान से विपक्ष पर वार करने का मौका मिल गया है। शाहनवाज हुसैन से बात की हमारी संवाददाता रीमा पराशर ने। बीजेपी के नेता और प्रवक्ता शाहनवाज हुसैन साहब। शाहनवाज जी, इशरत जहां के नाम पर बवाल खड़ा हुआ था और अब हेडली कह रहा है कि उसका वो भी मिली हुई थी उन सबके साथ। देखिए, ये बहुत बड़ा खुलासा हेडली ने किया है। वो सच्ची बात जो थी कि इशरत जहां लश्कर तैयबा से जुड़ी थी और जब इनकाउंटर हुआ था तो पूरे देश में जो सो कॉल्ड सेकुलर ब्रिगेड है उसने एक मुद्दा नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ और गुजरात की सरकार के खिलाफ बनाया था। कई लोगों ने, एनसीपी ने तो जाकर 1 लाख का चेक दे दिया था, शहीद बताया था। और बिहार के अंदर तो बिहार के नेताओं ने उनको बिहार की बेटी बता दिया था। लेकिन सच्चाई थी कि वो इनकाउंटर जब हुआ था वो लश्कर तैयबा से जुड़ी हुई थी और उस वक्त इनकाउंटर हुआ था। अब उन नेताओं को जिन्होंने सर्टिफिकेट दिया था शहीद होने का, उनको राष्ट्र से माफ़ी मांगनी चाहिए, कहना चाहिए कि हमसे भूल हो गई। क्योंकि तब भी हमारी सरकार ने कहा था, इंटेलिजेंस ने कहा था कि वो लश्कर तैयबा से जुड़ी हुई थी। अब हेडली के इस खुलासे के बाद उन नेताओं को जो देश को गुमराह करते रहते हैं और हर इनकाउंटर को धर्म से जोड़ते रहते हैं, उनको जवाब मिल गया है। आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं बार बार जो हमले होते रहे, चाहे वो बीजेपी के आपके अध्यक्ष अमित शाह पर होते रहे हों या नरेंद्र मोदी पर, चुनाव के दौरान इसको एक बड़ा मुद्दा बनाया गया था। अब आप क्या मांग करेंगे विपक्ष से? नहीं, जिन लोगों ने मुद्दा बनाया था, ऐसे तो जनता ने तब भी उनकी बातों पर यकीन नहीं किया था। पूरे चुनाव में, लोकसभा के चुनाव में भी कई दलों ने इसको मुद्दा बनाया था और भाषणों में इशरत जहां का नाम लेकर के एक मासूम की हत्या कर दी गई, इस तरह का भाषण दिया करते थे। अब उनको अपना भाषण वापस ले लेना चाहिए, बयान वापस ले लेना चाहिए और एक बार माफ़ी मांग लेनी चाहिए कि उनसे भूल हो गई। शुक्रिया। तो ये है शाहनवाज हुसैन जिनका सीधे तौर पर कहना है कि अब देश से उन दलों को माफ़ी मांगनी चाहिए जिन्होंने चुनाव में इसे एक बड़ा मुद्दा बनाया था। कैमरा पर्सन संजीव कुमार के साथ रीमा पराशर, दिल्ली आज। 15 जून 2004 को इशरत जहां का एनकाउंटर हुआ था और उस वक्त देश में यूपीए की सरकार थी और गृह मंत्री थे शिवराज पाटिल। पूरे मामले में उनका क्या कहना है, जानने के लिए उनसे बात की हमारे संवाददाता कुमार विक्रांत ने। हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं यूपीए सरकार में गृह मंत्री रहे शिवराज पाटिल साहब। पाटिल साहब, क्या कहेंगे? हेडली कहता है कि इशरत जहां एक सुसाइड बॉम्बर थी, आपकी पहली प्रतिक्रिया? अगर बॉम्बर थी तो कोर्ट को डिसाइड करने दो और उसके ऊपर निकाल ले लेंगे। मगर वो कहते हैं कि कोई बोलता है कि वो टेररिस्ट नहीं थी, कोई बोलता है कि टेररिस्ट थी,
और वो भी जिनको पूरी तरह से जानकारी नहीं है, वो अगर बोलने जा रहे हैं तो उसका मतलब कुछ भी नहीं होता है। उसका मतलब यही होता है कि ये पॉलिटिक्स के लिए हम लोग कर रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से फर्जी इनकाउंटर पर सवाल लगातार उठता रहा है कि यूपीए सरकार के दौरान कभी कहा गया उसका टेरर लिंक था, कभी एफिडेविट में कहा गया 2000 में नहीं था, तो कहीं ना कहीं सवाल यूपीए सरकार पर भाजपा उठा रही है कि हम जो कहते रहे कि वो सही मारा गया, लेकिन यहाँ से कहा जाता रहा कि फर्जी इनकाउंटर था। आप बाहर बैठकर जज क्यों बन रहे हो? जज के सामने ये सारे फैक्ट्स आप रख दीजिए और जज को उसके ऊपर निकाल दे दीजिए, फिर उसके ऊपर निकाल हो जाएगा। आप हमको मालूम नहीं है पूरे एविडेंस। मुझे होम मिनिस्टर होने के बाद भी मुझे किसने क्या क्या बोला है, एविडेंस किस प्रकार का आया है, सीबीआई का कहना क्या है, गुजरात की पुलिस का क्या कहना है, सेंट्रल पुलिस का क्या कहना है, उसके बाद मीडिया के क्या कह रहा है, इसके पूरे मालूमात मेरे सामने देखे बगैर मैं अपना मत दे दूं तो वो सही माना जाएगा? क्या यूपीए सरकार ने गलत कर रही थी? यूपीए सरकार सीबीआई का बेजा इस्तेमाल कर रही थी, ये बीजेपी का आरोप है। तो अगर वो कर रही थी तो बीजेपी का आरोप कर रही है, तो उसके अंदर पॉलिटिक्स है। क्या इशरत जहां आतंकी संगठन लश्कर तैयबा की सक्रिय सदस्य थी? क्या वो लश्कर के विमेन विंग की आत्मघाती थी? क्या वो गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी की हत्या की साजिश में शामिल थी? इन तमाम सवालों पर बहस जिस मुठभेड़ को लेकर शुरू हुई थी, देखते हैं उसकी पूरी रिपोर्ट। मुंबई आतंकी हमलों की सुनवाई के दौरान हेडली की गवाही ने एक बार फिर 12 साल पुराने मुठभेड़ के विवाद को ताज़ा कर दिया है। इस बार इस मुठभेड़ को लेकर सियासत और सवालों की बौछार शुरू हो गई है। दिखाते हैं आपको क्या हुआ था 12 साल पहले, जब गुजरात पुलिस ने तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी की हत्या की साजिश रचने वाले 4 आतंकियों को मुठभेड़ में मार गिराने का दावा किया था। सुबह 5 बजे अहमदाबाद, 15 जून 2004। सूत्रों के मुताबिक पुलिस को खुफिया जानकारी मिली थी कि नीले रंग की इंडिका कार में 4 आतंकी मौजूद हैं। इस कार का नंबर था MH02JA4786, जो अहमदाबाद शहर की तरफ बढ़ रही थी। तत्कालीन ACP NK अमीन ने इस कार का पीछा किया। कार की जानकारी मिलने के बाद ACP अमीन अपने साथी ACP GL सिंघल को भी इसकी जानकारी दी। तय हुआ कि कार को शहर में घुसने से पहले रोका जाए। पुलिस रिपोर्ट कहती है कि नाकेबंदी करने के बाद पुलिस ने उन्हें रोकने की कोशिश की। कार में बैठे आतंकियों ने फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस ने जवाबी फायरिंग की और इस मुठभेड़ में 4 आतंकियों की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने इनकी पहचान जावेद शेख उर्फ प्रणेश पिल्लई, अमजद शेख, जीशान जौहर और इशरत जहां बताई। पुलिस के मुताबिक प्रणेश पिल्लई उर्फ जावेद शेख नकली नोटों की तस्करी में शामिल था और इशरत का दोस्त था। अमजद शेख और जीशान जौहर को पाकिस्तानी बताया गया, जो आतंकी संगठन लश्कर से जुड़े हुए थे। पुलिस इसे मुठभेड़ बता रही थी, लेकिन SIT की रिपोर्ट में इस मुठभेड़ पर सवाल उठा दिए गए। मुठभेड़ के 9 साल बाद इस केस में CBI ने पहली चार्जशीट दाखिल की। CBI ने मुठभेड़ को फर्जी बताया था। अब मुंबई आतंकी हमले के आरोपी की गवाही के दौरान इशरत जहां का नाम आत्मघाती आतंकी के तौर पर आने से विवाद नए सिरे से सुर्खियों में आ गया है। आज तक ब्यूरो। और इस पूरे मामले में इशरत जहां के चाचा रऊफ लाला ने हेडली के बयान को ही कटघरे में खड़ा कर दिया है और कहा है कि वो एक डबल एजेंट है और उसकी बात पर आंख बंद कर भरोसा नहीं किया जा सकता। हमारे साथ इशरत के अंकल रऊफ लाला जी है। ये बताएं कि सबसे पहले आपका रिएक्शन क्या है? 12 साल बाद एक अचानक ऐसा बयान आता है, जबकि हम पूरा देश ये मान रहा था कि एक फेक एनकाउंटर है। अचानक एक बयान आता है जिसमें इशरत को सुसाइड बॉम्बर कहा जाता है, जबकि पूरा परिवार पहले दिन से इसे इनकार कर रहा था। आज क्या कहेगा? नहीं, पहला मेरा सवाल तो आपसे ये है कि क्या हेडली ने ऐसा कुछ कहा है कि वो फेक इनकाउंटर नहीं था? ऐसा तो मैं नहीं समझता कि उसने कुछ इस पर मतलब इनकाउंटर पे उसने कोई बात नहीं कही है, और मैं नहीं समझता कि इसको हेडली का बयान कहा जा सकता है। मेरी समझ से ये है कि हेडली से ये निकलवाया गया, कि हेडली के मुंह से जो है इस तरह की बात जो है निकलवाई गई, वरना कोर्ट की प्रैक्टिस के अंदर, अब मेरी उम्र 48 हो गई है, मुझे नहीं लगता कि मैंने ऐसा कभी देखा है कि कोर्ट में कभी इस टाइप की प्रैक्टिस रही हो कि आरोपी को ऑप्शंस रखे जा रहे हैं उसके सामने कि ये 3 नाम हम बताते हैं, आप इसमें से एक पे उंगली रख दो।
तो ये तो खुद अपने आप में संदेह के घेरे में है ये सारी चीजें। मतलब दूसरी बात ये कि वो 26/11 पे सुनवाई हो रही थी, इशरत जहां पे नहीं हो रही थी। इशरत जहां का केस गुजरात कोर्ट में चल रहा है। इससे पहले 5-7 साल पहले मीडिया के माध्यम से ये बात हमारे कानों तक पहुंची थी कि हेडली ने ये बयान दिया है कि इशरत का LT से ताल्लुक है या उसका लिंक है। हम कह रहे हैं 5-7 साल क्या कर रहे थे आप? आपने 5-7 साल में तो लाना चाहिए था हेडली को, और उसके बाद जो एविडेंस है, उसके बाद जो प्रमाण है, सारी चीजों को जमा करना चाहिए था, और आप कोर्ट में चले जाते गुजरात में जहां केस चल रहा है, और वहां पे ये सारी चीजें आप रख देते, क्लियर हो जाता। आपने ऐसा नहीं किया। डेविड ने जो आज बात कही उसको अभी भी परिवार नहीं मानता, उससे बात निकलवाई गई जो भी आप जिस तरह। हाँ, उसको देश ने भी नहीं मानना चाहिए, इसलिए कि देखिए हेडली एक डबल एजेंट है और हेडली खुद एक आरोपी है। वो अमेरिका में बैठ के अलग अलग खुलासे करते रहता है। कल हो सकता है कि वो हमारे बेचारे प्रधानमंत्री पे कोई भयानक आरोप लगा दे, इसलिए उसको बहुत ज्यादा सीरियस नहीं लेना चाहिए। सवाल अभी काफी हेडली के मुंह से निकल आया है और ये बात सामने आई है, अब आपका नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा परिवार की तरफ से? नहीं, हमारा तो ऑलरेडी केस कोर्ट के अंदर है। 2013 में CBI ने अपनी चार्जशीट डाल दी है। उसके बाद से कोर्ट की रफ्तार धीमी चल रही है। हमारा केस पता नहीं क्यों आगे नहीं बढ़ रहा है, और उसके ऊपर जो है वो जो ट्रायल शुरू होना चाहिए था वो अब तक नहीं हुआ। अब दोबारा हम कोर्ट से गुहार लगाएंगे कि फौरन इसका ट्रायल शुरू किया जाए और इसकी सच्चाई जो है वो लोगों के सामने लाई जाए। हेडली के वकील महेश जेठमलानी का इस पूरे मामले पर क्या कुछ कहना है, उनसे बात की आज तक संवाददाता विद्या ने। एडवोकेट महेश जेठमलानी हमारे साथ हैं। ये उनसे पूछते हैं कि आखिर जो ये नया खुलासा हुआ है इशरत जहां को लेके, उसके बारे में बात करते हैं। सर, 26/11 मामले की सुनवाई हो रही है, आखिर उसमें इशरत जहां की बात कहां से आ जाती है? क्या ये पॉलिटिकल नहीं लगता है, ऐसा आरोप लग रहा है? नहीं, देखिए ये एक ब्रॉडर क्वेश्चन है, क्योंकि ये पॉलिटिकल आरोप नहीं है। देखिए ये अभी कोर्ट में सबूत दिया जा रहा है, तो कोई ये इल्जाम तो नहीं लगा सकते हैं कि ये एक राजनीतिक मामला है। ये एक जुडिशियल मामला है इस समय, और हेडली को यहाँ लाना एक मकसद तो ये था कि उनकी जो भी जानकारी थी LET के बारे में, खास 26/11 की घटना के बारे में, लेकिन दूसरे भी जो घटने हुए थे जो LET ने स्पॉन्सर किए थे, उसके बारे में भी उनका सबूत लेने की उनको यहाँ बुलाकर उनका एविडेंस लिया गया। तो ये सही नहीं है कि शायद स्ट्रिक्टली स्पीकिंग इस ट्रायल के यहाँ के मुद्दे हैं उसमें शायद ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन सर्टेनली इट इज़ अ रेलेवेंट क्वेश्चन, इसलिए क्योंकि ये दिस कवर्स ऑल द रेंज ऑफ LET एक्टिविटीज, और ऑल्सो जो भी इनके सदस्य थे जैसे इशरत जहां। वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो चला है। ब्रेक के उस पार कुछ और खबरें देखें। जहां केस पर कोई असर नहीं होगा, सूत्रों के मुताबिक सरकार इसे सबूत के तौर पर पेश नहीं करेगी। कमलजीत संधू हमारे संवाददाता इस वक्त तमाम जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गई हैं। कमलजीत, सरकार के किस नुमाइंदे की ओर से कहा गया है कि बतौर सबूत ये पेश नहीं किया जाएगा जो भी गवाही हेडली ने दी है? जो अभी तथ्य सामने आ रहे हैं, मैं आपको बता दूं, ये 2010 में जब NIA की जांच टीम शिकागो गई थी पूछताछ करने के लिए, तब भी आए थे कि इशरत जहां एक टेररिस्ट है, ऐसा हेडली ने बताया था। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि ये कहीं सुनी बातें हैं, और जब हम एविडेंस की बात करते हैं, कहीं सुनी बातों पे कोर्ट यकीन नहीं करता है। एक हार्ड एविडेंस होना चाहिए, सर्कमस्टांशियल एविडेंस भी एक चीज होती है, लेकिन मानते हैं कि ये जो गवाही दी गई है इस इशरत जहां मामले में इसे नहीं माना जाएगा, और इसका कारण ये है कि कहीं सुनी बातें हैं। उन्होंने कहा कि मैंने सुना लखवी को कहते हुए कि इशरत जहां लश्कर तैयबा की आतंकी थी, लेकिन इस पे एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है, और इसी वजह से इस लश्कर का जो मामला है या इशरत जहां मामले में डेविड कोलमैन हेडली की गवाही मानी नहीं जाएगी, और इस पूरे फैक्ट्स और तथ्य को सामने रखते हुए ये पूरा निर्णय लिया गया है। बहुत बहुत शुक्रिया कमलजीत इस तमाम जानकारी के लिए आपका। इसी खबर के साथ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन होंगे हाजिर, आप देखते रहिए आज तक। दिल्ली में बीती रात हंगामा करने वाले लड़की को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। मेडिकल जांच में शराब की पुष्टि भी हो गई है, और आपको ये भी बता दें कि इन दोनों पर आरोप है कि इन्होंने अपनी मर्सिडीज से एक बाइक सवार को टक्कर। Hello and welcome to another episode of Gadgets and Gizmos. My name is Gaurav Prethi, and what's new? Well, we are in KL, Malaysia. It's a beautiful place where you find the tallest of the buildings, beautiful restaurants, clean roads and no cows. I wonder where